Good afternoon, everyone. Once again, I welcome you all on Wi-Fi study, Unacademy Plus, Unacademy UPSC. आ जाइए सभी लोगों का, आप लोगों का स्वागत है। कल किसी कारण से मैं अपनी तबीयत की ख़राब होने की वजह से क्लास नहीं ले पाया था, तो आज उस क्लास को कॉम्पनसेट करने के लिए आ गया हूँ, जबकि अभी भी मैं बहुत पूरी तरीके से फिट फील नहीं कर पा रहा, बट स्टिल आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग कल वाली क्लास को आज हम लोग करेंगे। सो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। फंडामेंटल राइट्स में हम लोग 3-4 दिन का समय लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स ये वैसा एरिया है जहाँ से अक्सर एग्जामिनेशन में सवाल देखने को मिलते हैं, यानी कि जो हम लोग कोड वर्ड यूज़ कर रहे हैं हाई फ्रिक्वेंसी, ये हाई फ्रिक्वेंसी जोन में आता है। साथ ही साथ ये आप देखेंगे क्या कि करंट में भी इसका हमेशा कुछ ना कुछ आपका न्यूज़ हमेशा बना ही रहता है, तो यहाँ से प्रश्न आने की हमेशा संभावना बनी रहती है। इसलिए हम लोग सारे माइन्यूट डिटेल्स के साथ फंडामेंटल राइट को करने वाले हैं, मौलिक अधिकार को करने वाले हैं। सो आइए इत्मीनान से इसको हम लोग करेंगे। 2-3-4 दिन का हम लोग समय लेंगे। जितने भी कंटेम्प्रेरी इशूज़ होंगे इससे रिलेटेड उन सबों को भी हम लोग क्या करेंगे, टच करेंगे। लेकिन उससे पहले जितने भी संवैधानिक प्रावधान है फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, उन सभी की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। सो फटाफट प्लीज सभी लोग कनेक्ट हो जाइए और प्लीज सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। सो प्लीज सभी लोग आ जाइए, फटाफट सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू सौरभ, थोड़ी ठीक हूँ, बेहतर फील कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन सेशन को प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए। फटाफट आ जाइए सभी लोग। आई एम फाइन रानी। सो प्लीज़ सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिए ताकि हम लोग सेशन को शुरू कर पाएँ। और जो आप लोग के इंटरेस्ट में ये सेशन हम लोगों ने शुरू किया है, जो हमने शुरू करवाया है, आप जानते होंगे यूपी पीसीएस भी हमने ऐसा ही किया था। दैट वाज माय इनिशिएटिव कि हमने सारे लोगों के लिए किया था, कोशिश किया था। ऐसा ही कुछ इनिशिएटिव ये हम लोगों का है, कलेक्टिव एफर्ट है, ठीक है ना। दैट इज टेकन बाय द अनअकैडमी, ठीक है, और वी आर हियर एज द वॉरियर फॉर यू पीपल। सो आज ये फटाफट कीजिए, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिए, जितना हो सकता है मैक्सिमम कीजिए, ठीक है, ताकि जिन लोगों तक ये पहुँचना है वो पहुँच जाए। So please everyone, please like and share it maximum. And this is going to be very fantastic session for you people. And that will be very pro, जो एग्जामिनेशन के लिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो प्रो रहता है ये। यहाँ से प्रश्न आपको देखने की संभावना आपको रहेगी, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ बल्कि यहाँ से रहेगा, ठीक है। सो आ जाइए, लेकिन बिफोर दैट हम लोग शुरू करें। अनअकैडमी ये आपका यूपीएससी प्लेटफॉर्म पे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। अभी देखिए क्या है, अनअकैडमी का फंडामेंटल राइट पार्ट 1, राइट। सो फंडामेंटल राइट हो गया। अब ये हम बार बार आपसे बता रहे हैं कि हम यह क्या कवर करने वाले हैं, तब तक आप लोग सेशन को प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए। इंडियन एंड पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग करने वाले हैं। दूसरा इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को करने वाले हैं। तीसरा एनजीओज को करने वाले हैं। चौथा एग्रीमेंट्स। पांचवा जो है आपके पास इंडाइसेस एंड रिपोर्ट्स। ये सारे के सारे टॉपिक जो है वो हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। एंड दैट वुड बी रिलेटेड टू योर करंट, ठीक है ना। सो करंट से भी जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, स्टैटिक पोर्शन भी है। और यहाँ से अक्सर आप देखेंगे 2, 3, 1 ऐसे करके प्रश्न देखने को मिलता है। तो ये जो इलाका ये इतना है ना, यहाँ से भी आपको ऑलमोस्ट आप देखेंगे 8 to 10 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। सो इन टोटलिटी आई एम गोइंग टू इंश्योर यू अराउंड 20 क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन, राइट। सो प्लीज आ जाइए। आई होप कि कल आप लोगों ने थोड़ा सा मेरे एब्सेंस को क्षमा कर दिया होगा, ठीक है। आ जाइए। सो आइए हम लोग स्टार्ट करें अपने क्लास को। सो फिर से गोलू मोलू आ गए हैं, ठीक है ना। गोलू मोलू के लिए आज सवाल क्या है? आज गोलू मोलू के लिए सवाल यह है कि फंडामेंटल राइट्स होता क्या है, व्हाट इज कॉल्ड मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हम किसे बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। आइए कुछ सवाल को समझते हैं। Why certain fundamental rights are fundamental? कुछ जो राइट्स हैं इनको फंडामेंटल क्यों बोला जाता है, क्योंकि कुछ मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार ही बोला जाता है। इसकी चर्चा भी हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट, हाउ दे आर एग्जीक्यूटेड, ठीक है ना। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, इनका कार्यान्वयन कैसे होता है, इसे कैसे लागू किया जाता है, इसकी भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। क्या ये सेल्फ एग्जीक्यूटरी होते हैं या इसके लिए किसी लेजिस्लेशन की जरूरत पड़ती है, किसी कानून की जरूरत पड़ती है, इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारे पास है, हाउ फंडामेंटल राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम लीगल राइट्स, ठीक है ना। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो लीगल राइट्स से कैसे अलग है, जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कई बार कुछ एग्जामिनेशन में सवाल आते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स को लेकर के और लीगल राइट्स को लेकर के भी, ठीक है। तो ये तमाम सवाल हैं जो गोलू मोलू सोच रहा है कि ये इसका आंसर क्या होगा, और ये उसको लग रहा है कि एग्जामिनेशन में यहाँ से आने की संभावना रहेगी, ठीक है। सो आ जाइए। सो प्लीज, सो दीज आर द क्वेश्चंस जो कि इसके माइंड में गोलू मोलू के दिमाग में चल रहा है, ठीक है। आइए 1 by 1। अच्छा, इसके अलावा भी देखते हैं क्या है कि कुछ आजकल करंट में हमने देखा होगा आरटीआई को लेकर के, राइट टू इन्फॉर्मेशन को लेकर, आप देखेंगे क्या इंटरनेट को इश्यू को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स आए हैं, ठीक है ना। तो इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि मौलिक अधिकारों के ऊपर में या ये जो अधिकार हैं इनके ऊपर में सुप्रीम कोर्ट का क्या विचार रहा है, ठीक है ना, इसका स्टेटस क्या है और क्या क्या इसके ऊपर में जो जजमेंट या रूलिंग्स आई हैं सुप्रीम कोर्ट की, उसकी चर्चा भी हम लोग करने वाले हैं। ये केवल इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी कई और हैं, ठीक है। सो आ जाइए, पहले हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स। क्या होता है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। देखिए मौलिक अधिकार के बारे में आपको बताएं हम
कि जो फंडामेंटल राइट्स है आपके पास, वो देखते क्या है कि फंडामेंटल राइट्स जो है, प्रियम्बल में एक बात कही गई, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्फेसाइजेस डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है ना, जो कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द राइट दैट आर जनरेटेड guaranteed to the citizens, which is important for the all-round development of a person, so that one could lead a dignified life, like right to speech, like right to movement, right to education, extra, etc. ठीक है। हिंदी में अगर बात करें तो संविधान की प्रस्तावना में आप देखेंगे क्या कि व्यक्ति की गरिमा पर जोर दिया गया है, ठीक है ना, व्यक्ति की गरिमा पर जोर दिया गया है, ठीक है। सो यहाँ हिंदी में देखिए क्या है, व्यक्ति की गरिमा, ठीक है, व्यक्ति की गरिमा, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। आपने अगर प्रेम्बल को देखा होगा, आपको याद होगा, मैंने प्रेम्बल पढ़ाया भी आपको, तो यहां पर डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल को एम्फसाइज किया गया है, ठीक है। संविधान का भाग 3 नागरिकों को प्रदान किए जाने वाले अधिकारों को प्रदान करता है जो किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि कोई भी सम्मानजनक जीवन जी सके, ठीक है ना। सो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द राइट्स दैट आर गारंटीड to the citizen, which is important for the all-round development of a person, so that one could lead a dignified life. So ये किसी व्यक्ति के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है ताकि वो सम्मानजनक जीवन जी सके। सम्मानजनक जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? जैसे आपके पास बोलने का अधिकार होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप किसी के सामने खड़े हो जाएं और आपके पास बोलने का अधिकार ना हो, ठीक है ना। राइट टू फ्री मूवमेंट आपके पास होना चाहिए। दूसरा, राइट टू एजुकेशन होना चाहिए। दीज आर ऐसे राइट्स हैं जिससे किसी व्यक्ति का जो डिग्निफाइड लाइफ है वो इंश्योर किया जा सकता है, ठीक है ना। सो राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, मूवमेंट, ये सब क्या है किसी व्यक्ति के डिग्निफाइड लाइफ के लिए जरूरी होता है, ठीक है। सो जो किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, ताकि कोई भी सम्मानजनक जीवन जी सके। सम्मानजनक जीवन जीने का मतलब क्या है? रोटी कपड़ा मकान, ठीक है ना, ससम्मान, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान ससम्मान, विथ ऑल रेस्पेक्ट, ठीक है साहब, सभी लोग समझ पा रहे हैं ये? सो दिस इज कॉल्ड डिग्निफाइड लाइफ। आ जाइए। सो ये फंडामेंटल राइट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ये काटा है मैंने, कैसे दिख रही है? एक मिनट, बंद है ना अभी? हाँ, नहीं ऑन है। अब देखते क्या है कि प्रस्तावना में एक बात और भी कही है। आप देखेंगे कि प्रस्तावना में कहा गया है कि हर किसी के पास, सिटीजन जो है उसके पास क्या होना चाहिए? समानता होना चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, जस्टिस की होनी चाहिए, ठीक है ना। सो फर्दर मोर द प्रेम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स ऑफ इंश्योरिंग ऑल सिटीजन इक्वालिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस। सो फंडामेंटल राइट्स पुट दिस प्रॉमिस इनटू इफेक्ट। इसके अलावा संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय सुनिश्चित करने की बात कही गई है, ठीक है ना। मौलिक अधिकारों ने इस वादे को लागू करने की जो है सो क्या की है, चेष्टा की है, कोशिश करता है। इसका मतलब ये हो गया कि आप ये सभी लोग जानते हैं, ये मैंने डिस्कशन कर रखा है आपसे, कि जो आपका प्रियम्बल है ये कुछ नहीं होता है, बल्कि इट्स अ प्रीफेस टू योर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज इंट्रोडक्शन टू योर कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान का परिचय होता है। साथ ही साथ आप जानते हैं कि कई विद्वानों ने इस बात को भी एक्सेप्ट किया है कि जो प्रस्तावना का महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है ना। इसमें एक स्टेटमेंट ये भी आता है कि इट इज़ की टू अनरावल द माइंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। इसका मतलब ये हो गया है कि कहीं भी अगर संविधान में कहीं कुछ लिखा हुआ है जो कि वेग है, अस्पष्ट नहीं है, तो उसको स्पष्ट करने के लिए किसका सहारा लिया जाता है? तो प्रस्तावना का सहारा लिया जाता है, उद्देशिका का सहारा लिया जाता है, प्रेम्बल का सहारा लिया जाता है। और इसी प्रेम्बल में बात कही गई है किसी भी व्यक्ति के, नागरिक के डिग्निफाइड लाइफ के लिए, इसी में बात की गई है नागरिकों के इक्वालिटी के लिए, समानता के बारे में, इसी में बात की गई लिबर्टी के लिए, इसी में बात की गई जस्टिस के लिए। अगर इन चारों बातों को हम लोग देखें तो डिग्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी और जो जस्टिस है, इन सभी को भाग 3 के अंतर्गत यानी कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है मौलिक अधिकारों के द्वारा, ठीक है। और यही वजह है कि इसके इंपॉर्टेंस को भी रिकॉग्नाइज करते हुए एक पूरा का पूरा अलग पार्ट ही, एक अलग भाग ही हमारे संविधान में दिया गया है, भाग 3, जो कि डेडिकेटेड है किसके लिए? मौलिक अधिकारों को लेकर के, फंडामेंटल राइट्स को लेकर, ठीक है। समझ पा रहे हैं सभी लोग? सो आप इस तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, यू कैन रिलेट दीज थिंग्स। चलिए आ जाइए। अब देखिए, अब कुछ सवाल हैं जो आपको समझना होगा परीक्षा के मद्देनजर, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं आपके लिए। क्या फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट? अगर है तो क्यों है, ठीक है ना। दूसरा है ऑल फंडामेंटल राइट्स आर सेल्फ एग्जीक्यूटरी,
इसका मतलब क्या है? सभी मौलिक अधिकार स्व निष्पादन में है, यानी खुद ब खुद वो लागू हो जाते हैं। तीसरा सवाल है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीगल राइट्स एंड द फंडामेंटल राइट्स? क्या फर्क है कानूनी अधिकार में और मौलिक अधिकारों के अंदर में, ठीक है ना। सो मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार के बारे में, फर्क के बारे में भी बात करता है। अब पहले ये बात करते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स है, ये फंडामेंटल क्यों कहे जाते हैं, क्यों मौलिक अधिकार फंडामेंटल है, ठीक है ना। तो इसके पीछे वजह यह है कि ये जो है आपका जो फंडामेंटल राइट्स होता है ना, इसको गारंटी किया गया है। गारंटी किया गया है किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। और संविधान क्या है? ये आपके देश का फंडामेंटल लॉ है, सुप्रीम लॉ है, और इसी के द्वारा फंडामेंटल राइट को इंश्योर किया गया है। सो दे आर इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, इन द फंडामेंटल लॉ ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये सारे के सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, वो न्याय योग्य हैं, यानी कि वाद योग्य हैं, ठीक है, यानी कि जस्टिसेबल इन नेचर है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कभी भी मौलिक अधिकारों का अगर हनन अगर होता है तो कोई भी व्यक्ति क्या करता है? डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, ठीक है ना। सो दे आर जस्टिसेबल इन नेचर। इन केस ऑफ वायलेशन अ पर्सन कैन अप्रोच अ कोर्ट ऑफ लॉ। और यहाँ पर कोर्ट ऑफ लॉ के बारे में हम लोग अगर बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में डायरेक्टली आप अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई दिस राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, जो कि ग्रुप ऑफ राइट्स दिए गए हैं पार्ट 3 के अंतर्गत। दोस ऑल आर क्या है? फंडामेंटल इन नेचर है, ठीक है ना। उन्हें मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार के पीछे ये वजह है कि हमारे देश के मौलिक कानून यानी कि संविधान में निहित है, जो उन्हें गारंटी देता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि वे प्रकृति में वाद योग्य हैं। उल्लंघन की स्थिति में एक व्यक्ति अदालत के दरवाजे को खटखटा सकता है, ठीक है ना। अदालत का मतलब यहाँ पर क्या होगा? डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अप्रोच कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दीज थिंग्स आर वेरी फंडामेंटल। दीज राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल इन नेचर। जस्ट अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनली बात करें, अगर पॉलिटिकली बात करें, और ऐसे भी अगर हम देखेंगे तो फंडामेंटल इसलिए भी ये है कि किसी व्यक्ति के लिए ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए क्या है? ये जरूरी अधिकार है, ये न्यूनतम अधिकार है। अगर हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करें, अभी कुछ देर पहले मैंने चर्चा भी की है कि फंडामेंटल राइट्स क्या है। सो दीज आर द मिनिमम राइट्स फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ फॉर अ पर्सन, ताकि वो क्या कर सके? डिग्निफाइड लाइफ को लीड कर सके, ठीक है। सो मौलिक अधिकार वो न्यूनतम अधिकार है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करके एक गरिमामय जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान किया जा सकता है, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो द रीजन दैट्स व्हाई दीज राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशनली भी अगर हम लोग बात करें तो भी ये वजह है, और ऐसे भी बात करें, दीज आर वेरी नेसेसरी राइट्स, दीज आर नेसेसरी राइट्स फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन, ठीक है। चलिए आ जाइए साहब, नेक्स्ट आ जाते हैं। आ जाइए साहब, नेक्स्ट देखिए। अब यह है कि वाई फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट। अब एक मुद्दा यह भी है कि आप ये जानते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं, ये किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपको नहीं मिलता है, ये राज्यों के विरुद्ध मिलता है, ठीक है ना। राज्यों के विरुद्ध दिया जाता है। ये क्यों दिया जाता है, ठीक है ना। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये आपसे अपने आप में एक क्वेश्चन भी है, ठीक है ना, कि फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट या फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द इंडिविजुअल, ठीक है। तो इट इज अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट ओनली, नॉट अगेंस्ट द इंडिविजुअल, ठीक है। So fundamental rights are available against the state. The individuals need personal liberty for his overall development, and a state has the power to decide those liberties. ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें तो व्यक्तियों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है और राज्य के पास उन स्वतंत्रता को तय करने की शक्ति होती है, ठीक है। अब ये जानिए, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि फंडामेंटल जो राइट है साहब, वो किसी व्यक्ति के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। तो इसके लिए उसके पास क्या होना जरूरी है? उसके पास पर्सनल लिबर्टी का होना जरूरी है, यानी कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसका होना उसके पास जरूरी है। और ये जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ये सुनिश्चित करने का कार्य कौन करेगा? ये राज्य करेगा, सरकार करेगी, ठीक है। ठीक है, सो ये क्या करेगा? ये राज्य करेगा, सरकार करेगा, ठीक है ना। अगर राज्य के पास दस इफ द स्टेट हैज द एब्सोल्यूट पावर टू कट डाउन दोज लिबर्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल, इट वुड बी अ टायरनी, ठीक है ना। यह अत्याचार होगा। अब ये देखिए क्या है, यदि इस प्रकार यदि राज्य के पास किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करने की शक्ति हो तो यह अत्याचार होगा। इस प्रकार व्यक्तियों को राज्य के खिलाफ संवैधानिक संरक्षण की आवश्यकता है, ठीक है। अब आप समझ पा रहे हैं कि क्यों ये राइट स्टेट के अगेंस्ट आपको अवेलेबल है। उसके पीछे वजह यह है कि आपके सर्वांगीण विकास के लिए, किसी भी नागरिक के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है कि आपके पास क्या होना चाहिए? पर्सनल लिबर्टी होना चाहिए। और पर्सनल लिबर्टी यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये सुनिश्चित करवाने का कार्य कौन करता है? तो ये करता है राज्य, ठीक है ना। अगर राज्य के पास ये संपूर्ण अधिकार हो, एब्सोल्यूट राइट हो कि आपके मौलिक अधिकारों को या आपके इस राइट को या पर्सनल लिबर्टी का राइट को अगर कम कर सके, तो इससे बाद क्या होगा? ये एक प्रकार का अत्याचार होगा, ठीक है ना। और किसी व्यक्ति के मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा, ठीक है। इसलिए बोला गया है कि ये जो राइट्स होंगे ये आपको सरकार के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण के अंतर्गत आपको ये दिए जाएंगे, ठीक है ना। दैट्स व्हाई दीज फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू यू और टू अस
या टू द पीपल ऑफ इंडिया, टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है, सभी लोग समझ पा रहे हैं ये? इज इट क्लियर? चलिए साहब, सो ये फंडामेंटल राइट्स हैं अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट, नॉट अगेंस्ट द इंडिविजुअल। ये भी मैं यहां लिख दे रहा हूं, मैं कोट कर दे रहा हूं, ये नॉट अगेंस्ट द इंडिविजुअल, ठीक है, अगेंस्ट द इंडिविजुअल। ठीक है, सो ये क्या है, आपको स्टेट के विरुद्ध मिला हुआ है, ना कि ये आपको किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध ये प्राप्त है। चलिए आ जाए, अब आ जाइए अब देखिए साहब क्या है, Does the individuals need constitutional protection? ठीक है ना, और यही वजह है कि लोगों को, नागरिकों को क्या है, संवैधानिक सुरक्षा की जरूरत महसूस होती है। किसके विरुद्ध? तो राज्य के विरुद्ध। The rights which are given to the citizens by way of fundamental rights are a guarantee against state action as distinguished from violation by an ordinary law of the country. Hence, fundamental rights are against the state for the protection of individual. नागरिकों को मौलिक अधिकारों के माध्यम से जो अधिकार दिए गए हैं वह राज्य की कार्रवाई के खिलाफ एक गारंटी है। यानी कि राज्य क्या करेगा, कोई मनमानी नहीं कर सकता। ठीक है ना, जो राज्य के खिलाफ क्या होगा, राज्य की कार्रवाई के खिलाफ एक गारंटी है, क्योंकि देश के सामान्य कानून द्वारा ये जो है, अगर इसका उल्लंघन होता है, देश के सामान्य कानून द्वारा जो उल्लंघन से ये अलग है। अगर कोई भी ऑर्डिनरी आपका जो राइट अगर है, कोई अदर राइट्स हैं, अगर उसका उल्लंघन होता है तो उससे ये डिफरेंट माना जाता है। इसलिए व्यक्ति के संरक्षण के लिए मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं। तो इन दोनों बातों को आप प्लीज ध्यान में रखेंगे कि क्यों आपको कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से इसके लिए प्रोटेक्शन दिया गया है, गारंटी दिया गया है। तो उसके पीछे वजह यही है कि राज्य कभी भी क्या है, एब्सोल्यूट ना हो जाए, कभी आपके अगेंस्ट में टेरनी का कोई प्रयोग ना करे, अत्याचार का प्रयोग ना करे। इसलिए मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए आपके यहाँ आपके संवैधानिक जो है संरक्षण की बात कही गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन की बात कही है। सो दीज आर द राइट्स दैट आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं उम्मीद करता हूं ये बातें सारी आप लोगों के पास क्या होंगी, क्लियर होंगी, अस्पष्ट होंगी। यहां तक किसी को कोई डाउट है? जस्ट लेट मी नो। सभी लोग मुझे प्लीज बताएं, यहां तक समझ में आ रही है बातें? इतनी बातें स्पष्ट हैं? अभी भी आया अजीत? सो पहले बताएं, सारे लोगों को ये स्पष्ट है, क्लियर है ये? ठीक है, फटाफट मुझे बताएं। ठीक है, सो प्लीज फटाफट, जब एवरीवन गिव मी योर रिस्पॉन्स। कोई डाउट है? फटाफट मुझे बताएं। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो सारी चीजें हैं वो समझ विकसित होनी जरूरी है। ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स देते रहें। ठीक है, चलिए सारे संवैधानिक प्रावधान को पहले कर लेते हैं और फिर जितने भी करंट के टॉपिक हैं उन सारी चीजों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले इनको समझ लीजिए। ठीक है, चलिए आ जाइए। क्लियर है? और प्लीज यार सेशन को लाइक और शेयर तो करते रहिए प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट आज अगले प्रावधान की तरफ लोग बढ़ते हैं। चलिए वक्त जाया ना करें हम लोग, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, आइए। अब ये भी प्रश्न उठता है, क्या फंडामेंटल राइट्स सेल्फ एग्जीक्यूटरी हैं? सेल्फ एग्जीक्यूटरी का मतलब होता है कि क्या इनका स्वतः निष्पादन हो जाता है, यानी कि खुद ब खुद ये लागू हो जाते हैं? तो इसके बारे में बात करें कि कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो क्या होते हैं, सेल्फ एग्जीक्यूटरी इन नेचर होता है, यानी खुद ब खुद वो क्या होते हैं, लागू हो जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो कि क्या है, जो हमारे यहाँ परफेक्ट नहीं है और इसके लिए लेजिस्लेशन की जरूरत पड़ती है, कानून की जरूरत पड़ती है। बिना कानून के हम क्या कर सकते हैं, उसको हम लागू नहीं कर सकते। ठीक है, सो कुछ जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या है, सेल्फ एग्जीक्यूटरी हैं, और कुछ के लिए हमें कानून बनाने की जरूरत होती है, सेल्फ लेजिस्लेशन करने की जरूरत होती है। सो देखिए यहाँ पे क्या है कि देयर आर सर्टेन फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच डोंट नीड एनी लेजिस्लेशन, ठीक है ना, टू मेक देम इनफोर्सेबल। इसका मतलब यह है कि भारतीय संविधान में कुछ अधिकार हैं जिन्हें लागू करने के लिए किसी कानून की आवश्यकता नहीं होती है। किसी कानून का आवश्यकता नहीं होने का मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे प्रावधान होते हैं संविधान के अंतर्गत जिसको लागू करने के लिए संसद में, यानी कि विधायिका में कानून बना करके उसे लागू करवाया जाता है। ठीक है ना,
कुछ ऐसे होते हैं जो है वो खुद ब खुद क्या है वो लागू होते हैं, उसके लिए कानून बनाने की जरूरत नहीं होती है। तो यही बात कही जा रही है यहाँ पे कि भारतीय संविधान में कुछ अधिकार हैं जिन्हें लागू करने के लिए किसी कानून की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो समानता के अधिकार को लागू करने के लिए अलग कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये खुद ब खुद क्या होते हैं, इनका निष्पादन होता रहता है। इंग्लिश में बात करें, सो देयर आर सर्टेन फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच डोंट नीड एनी लेजिस्लेशन टू मेक देम इनफोर्सेबल, ठीक है ना। फॉर से देयर इज नो नीड टू इनैक्ट a separate legislation to make the right to equality enforceable. These are self executory, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी को लेकर के आपके पास क्या है, कोई अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं, ये डन, ग्रेट। चलिए, राइट टू इक्वालिटी यानी कि 14 से 18 के बीच में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, समानता के अधिकार के बारे में। चलिए आ जाइए सभी लोग। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करें। अब ये देखिए क्या है, लेकिन बट देयर आर सर्टेन राइट्स व्हिच आर इम्परफेक्ट एंड आर सिंपली इंस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नीड फर्दर लेजिस्लेशन टू मेक देम इनफोर्सेबल। कुछ अधिकार ऐसे हैं जो संविधान में केवल अंकित होने के कारण अपूर्ण हैं, केवल की चर्चा की गई है और उन्हें लागू करने के लिए क्या होगा, और अधिक कानून बनाने की आवश्यकता होती है। ऐसे अधिकार वाले जैसे अनुच्छेद 17, आप जानते हैं अनुच्छेद 17 के बारे में छुआछूत के बारे में बात करता है, छुआछूत का निषेध करता है, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 21 का आप जानते हैं शिक्षा के अधिकार के बारे में, इसके ऊपर भी कानून बनाने की जरूरत होगी कि शिक्षा का अधिकार का कानून कैसे लागू किया जाएगा। अनुच्छेद 23 और जो है आप ये जानते होंगे 23 और 24, ये दोनों के दोनों 23 और यहाँ पर एक 24 भी होगा, 23 एंड 24, ये आप जानते हैं मानव दुर्व्यापार, ठीक है ना, बाल श्रम, इन सबों के बारे में चर्चा की जाती है, इन सबों का क्या करता है, प्रोहिबिशन करता है, ठीक है। सो ये आर्टिकल 23, 24 ये ऐसे कानून है जिसके ऊपर में समय समय पर क्या करेगी, विधायिका यानी कि पार्लियामेंट कानून बनाएगी। दीज आर द सर्टेन प्रोविजंस, दीज आर सर्टेन आर्टिकल्स ओवर विच पार्लियामेंट वुड एनैक्ट लॉज इन कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है। चलिए, और आप लोगों ने देखा भी होगा कई बार बाल संरक्षण को लेकर के कई कानून बनाए गए, बाल श्रम को लेकर कई कानून बनाए गए, तो ये कानून आपको देखने को हमेशा मिलते होंगे, ठीक है ना। अनटचेबिलिटी को लेकर हमेशा कानून बनता रहा है, इसके लिए ऑफेंसेस अगर कोई होता है तो उसके लिए पेनल्टी का भी प्रोविजन किया जाता है, तो तमाम कानून इसके लिए बनाए जाते हैं। इसका मतलब हो गया कुछ ऐसे प्रावधान हैं मौलिक अधिकार के ऊपर जिसके लिए ये जरूरी होता है कि कानून बनाकर उसको इफेक्टिवली लागू किया जा सके, प्रभावकारी तरीके से उसको क्या करना हो, लागू किया जा सके। चलिए सब आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट हम लोग चर्चा कर लें। अब देखिए एक चीज और भी है, इसको भी समझ लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीगल राइट्स एंड द फंडामेंटल राइट्स। जो मौलिक अधिकार हैं और कानूनी अधिकार हैं, इन दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। दरअसल क्या है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं आपके पास, फंडामेंटल राइट्स हैव कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी बिहाइंड इट, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि मौलिक अधिकारों को सीधे के सीधे किससे मिला हुआ संरक्षण, संविधान से गारंटी मिला हुआ है, ठीक है ना। मौलिक अधिकारों के पीछे क्या है, संवैधानिक गारंटी है, सीधा का सीधा क्या है, संवैधानिक गारंटी की बात की जा रही है। जबकि जो आपके पास लीगल राइट्स होते हैं उसको गारंटी किया जाता है साधारण कानून के द्वारा, साधारण कानून के द्वारा। जबकि सामान्य जो कानून है दैट इज गारंटेड बाय द ऑर्डिनरी लॉ, सामान्य कानून के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, सामान्य कानून, ठीक है। आपको मालूम है कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा कानून है वो क्या है, संविधान। और संविधान क्या करता है, गारंटी किसकी देता है, मौलिक अधिकारों को। लेकिन कोई जो सामान्य कानून है, सामान्य कानून संसदीय कानून हो सकता है, कोई भी प्रेसिडेंट के द्वारा दिए गए कोई अधिकार के द्वारा के राइट्स प्रेसिडेंट के द्वारा कोई कानून बना के किया जा सकता है, गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन से कोई जो है सो लॉ बन सकता है। तो ये सारे के सारे जो राइट्स हैं वो सामान्य कानून के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं, जो होता है आपका लीगल राइट्स, ठीक है। जबकि फंडामेंटल राइट्स को गारंटी करने का काम कौन कर रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन करता है। तो पहला फर्क तो इस दोनों में यही हो गया। दूसरी बात क्या है कि इन केस ऑफ द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, सिटीजन कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विच हैज द ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देखिए क्या है, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो कोई भी व्यक्ति सीधे के सीधे मौलिक कहां पहुंच सकता है, सर्वोच्च न्यायालय पहुंच सकता है मौलिक अधिकारों का हनन की स्थिति में। इफ द फंडामेंटल राइट इज बीइंग वायलेटेड, ठीक है ना, देन
अ पर्सन ऑन अग्रीव्ड कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है, ये अधिकार है कि वो क्या कर सके कि कॉन्स्टिट्यूशन को वो प्रोटेक्ट करके रख सके, ठीक है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन के को अगर प्रोटेक्ट करके रखने की बात करता है और कॉन्स्टिट्यूशन किसी चीज की गारंटी देता है तो उसको भी प्रोटेक्ट करना किसकी जिम्मेदारी होती है? सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी होती है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत ये आपको मालूम है कि 5 अलग अलग तरीके के रिट जारी करके ऐसा डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। इसके अलावा संवैधानिक प्रावधान उच्च न्यायालय के लिए भी करता है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जब क्या करेगी, अगर हाईकोर्ट भी चाहे तो किसी भी मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट कर सकती है, ठीक है। सो दीज राइट्स कैन नॉट बी इसके बराबर, इसके बराबर। चलिए, सो अगर आप मान लेते हैं किसी मौलिक अधिकारों में अगर कोई भी संशोधन करना है तो किसी सामान्य संशोधन के द्वारा नहीं होगा। अगर मौलिक अधिकारों में संशोधन करना है, कोई बदलाव अगर करना है तो केवल और केवल संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा किया जा सकता है। जैसा कि ये लाइन लिखा हुआ है, दीज राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड बाय ऑर्डिनरी लॉ ओनली बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के द्वारा, ठीक है ना। हिंदी में भी लिखा होगा ये कि संवैधानिक संशोधन को छोड़कर ये अधिकार नहीं छीने जा सकते, यानी कि इसको कभी कर्टेल करना हो, कभी इसमें कोई अमेंडमेंट करना हो तो ये संभव कैसे है? तो संविधान संशोधन की विशेष प्रक्रिया के द्वारा ही संभव है। जैसे आप जानते होंगे कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा एक मौलिक अधिकार, जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था, उसको हटा दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया और इसे एक कानूनी जो है सो अधिकार के रूप में शामिल कर लिया गया। तो ये जो कार्य किया गया है वो संविधान संशोधन की विशेष प्रक्रिया के द्वारा किया गया, ना कि किसी सामान्य संशोधन के द्वारा, ठीक है। चलिए साहब, मैं उम्मीद कर रहा हूं ये बातें स्पष्ट हो रही होंगी, ठीक है। आ जाइए। अब देखिए फिर से, अब काम की बात है। आर्टिकल 32 क्या कहता है? 32 कहता है, आर्टिकल 13(2) क्या कहता है? ये के अंतर्गत राज्य ऐसी किसी विधि को यानी कि कानून को नहीं बनाएगा जो इस भाग का मतलब होता है भाग 3 द्वारा प्रदत्त यानी दिए गए अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि का उल्लंघन की मात्रा शून्य हो जाएगी। ये किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये न्यायपालिका के द्वारा किया जाएगा, जुडिशरी के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी मौलिक अधिकार, ठीक है ना, को अगर कोई सामान्य विधि के द्वारा छीनने की कोशिश की जा रही है या कम करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है ना, तो इसके उल्लंघन के लिए क्या करते हैं? न्यायपालिका कोई भी कानून बना के उसे शून्य कर सकती है, ठीक है ना। सो आर्टिकल 32 सेज व्हाट? द स्टेट शैल नॉट मेक एनी ऑर्डिनरी लॉ व्हिच टेक्स अवे और अब्रेज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इफ एनी लॉ मेड इन कंट्रावेंशन ऑफ दिस पार्ट शैल बी वॉइड बाय द जुडिशरी, ठीक है। ये क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? तो न्यायपालिका के द्वारा, ठीक है। लेकिन ये मौलिक अधिकार असीमित नहीं है। फिर से यह बात याद रखना है आपको, यहां से आपके पीटी में एग्जामिनेशन में सवाल पूछ सकता है, क्या फंडामेंटल राइट्स क्या अनलिमिटेड है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स असीमित हैं। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अनलिमिटेड, ठीक है, दे आर लिमिटेड, दे आर अंडर सर्टेन लॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। देयर आर सर्टेन लिमिटेशन ऑन टू द राइट्स from the point of view of the peace and security of the society and of the state, ठीक है ना। समाज और राज्य की शांति और सुरक्षा के दृष्टिकोण से अधिकारों के ऊपर कुछ निर्बंधन लगाए गए हैं, कुछ सीमाएं लगाई गई हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आर्टिकल 32 तो ये 13(2) तो ये कह दिया, 13(2) ये कहता है कि आप कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकता स्टेट जो क्या करे, किसी फंडामेंटल राइट को अब्रीच करे या उसको क्या करे, टेक अवे करे, ठीक है, किसी सिंपल लॉ के द्वारा, ठीक है। अगर ऐसा कोई कानून बनता है तो इसको जुडिशरी के द्वारा शून्य कर दिएगा। लेकिन इसका मतलब एट द सेम टाइम हमें यह भी समझना होगा कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, वो क्या अनलिमिटेड नहीं है, असीमित नहीं है, इन सबों की सीमाएं हैं, इन सबों के ऊपर तार्किक अंकुश है। दे ऑल आर अंडर क्या है, सब्जेक्ट टू क्या है, लॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस, ताकि हमारे कंट्री का, हमारे स्टेट का, हमारी सोसाइटी का पीस और सिक्योरिटी बना रहे, ठीक है ना। सो फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है ना, ऑन सोसाइटी, इट इज इंपॉर्टेंट टू बी अंडर लॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। सो मैं समझ पा रहा हूं कि आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है सारे लोग, चलिए आ जाइए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाइए साहब। अभी ये देखते हैं क्या है।
तो ये तो थोड़ा सा परिचय हो गया हमारा फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, कि फंडामेंटल राइट के बारे में जो कुछ बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, वो सारी चीजें हमने भी डिस्कशन कर ली, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही ब्रीफ तरीके से, क्रिस्प तरीके से, ठीक है। अब थोड़ा सा अंदर जाकर के जितने भी संवैधानिक प्रावधान है उसकी चर्चा हम लोग कर लें। जब ये संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा हो जाएगी तो फिर करंट से जितने भी टॉपिक रिलेटेड होंगे फंडामेंटल राइट से, उसका डिस्कशन हम लोग कर लेंगे, ताकि आप क्या करें, एग्जामिनेशन का बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील कर पाए, ठीक। सो अब देखिए क्या है कि हमारे संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है भाग 3 के अंतर्गत, ठीक है ना। सो देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। संविधान के भाग 3 के तहत क्या है, 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये 6 के 6 मौलिक अधिकार हैं। आपको पूरा का पूरा क्या करना है, यहाँ पर ये जितने भी आर्टिकल्स हैं इनके साथ आपको याद रखना होगा। वैसे मैंने आपको पहले भी करवा रखा है ये एग्जॉस्टिवली, लेकिन प्लीज आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सो अब देखिए क्या है, संविधान के भाग 3 के तहत 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक है। ये 6 मौलिक अधिकार है। जबकि आप में से कई लोगों को मालूम होगा, या शायद सभी लोगों को मालूम होगा, कि पहले हमारे पास 7 मौलिक अधिकार होते थे। और ये भी हमने बताया ये 7वें मौलिक अधिकार को कब खत्म किया गया और क्यों खत्म किया गया। क्यों खत्म किया गया ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है, ठीक है ना। अपने यूपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए हमें यह भी जानना जरूरी है कि क्यों 7वें मौलिक अधिकार जो था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको खत्म किया गया, क्यों खत्म किया गया था। तो मैंने आपको बता रखा है कि समाजवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इसको खत्म किया गया था। तो आइए चर्चा कर लेते हैं। देखिए, earlier there used to be 7 fundamental rights। क्या थे? 7 मौलिक अधिकार थे। जो राइट टू प्रॉपर्टी जो था 7वां मौलिक अधिकार था, इसे 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा इसे डिलीट कर दिया गया, ठीक है ना। और इसको फंडामेंटल राइट से एक लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल 300A के अंतर्गत, ठीक है ना, आर्टिकल 300A के अंतर्गत, ठीक है। This was done so because this right proved to be a hindrance towards attaining the goal of socialism and redistributing wealth equitably among the people। कि मैंने पहले भी आपको बता रखा था और आज भी आपको बता रहा हूं। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यह अधिकार समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधक सिद्ध हो रहा था और लोगों के बीच में समान रूप से धन के पुनर्वितरण के लिए एक बाधा भी साबित हो रहा था, ठीक है ना। आप जानते हैं सोशलिस्ट आइडियल्स का मतलब क्या होता है। प्रेम में हमने बात किया था कि धन का संचय कुछ हाथों में ही कुछ लोगों के हाथों में ही इकट्ठा होकर ना रह जाए, बल्कि इसका पुनर्वितरण होते रहना चाहिए। आपको याद होगा मैंने पहले भी बताया था आपको और आज भी फिर से बता रहा हूं आपको कि सोशलिस्ट का मतलब क्या है। ये इक्वालिटी मेंटेन करना चाहते हो। ये कैसे होगा? तो ये है कि देश के अंदर जो भी संसाधन है उन सभी के ऊपर हम सभी का बराबर अधिकार होना चाहिए। सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। और दूसरी बात ये होती है कि हमारे यहाँ क्या है कि जो धन है वो कुछ हाथों में ही इकट्ठा होकर ना रह जाए, संचित होकर ना रह जाए, बल्कि इसका पुनर्वितरण होते रहना चाहिए, इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होते रहना चाहिए, ठीक है ना। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाट सोशलिज्म, ठीक है। और ये सोशलिस्ट ये जो आर्टिकल 19(1)(f) के अंतर्गत जो राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया था, संपत्ति का अधिकार था, वो इस उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा सिद्ध हो रहा था। इसीलिए 44वें संविधान संशोधन के तहत इस संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त करके इसे कानूनी दर्जा दे दिया गया, कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया गया, जो वर्तमान में अनुच्छेद 300A के अंतर्गत है, 300A के अंतर्गत है, 300 के अंतर्गत है, ठीक है। आई होप सभी लोग समझ पा रहे होंगे, ये क्लियर है ये। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। चलिए आ जाइए। चलिए आ जाइए। अब अगले स्लाइड पे आ जाते हैं, ये देखते हैं क्या है। अब अजय आज का एक मौलिक अधिकार हम लोग चर्चा कर लें डिटेल में, समय थोड़ा सा कम रह गया है। सो 14 पे डिटेल में हमें बात करना है। 14 के अंतर्गत क्या है? राइट टू इक्वालिटी। तो पहला मौलिक अधिकार है 6 मौलिक अधिकारों में से, राइट टू इक्वालिटी 14 से 18। 14 क्या कहता है? ध्यान से समझिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। काफी ज्यादा न्यूज में भी रहा था ये। स्टेट्स दैट द गवर्नमेंट, 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 स्टेट्स आर्टिकल 14 स्टेट्स क्या कहता है? दैट द गवर्नमेंट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ। देयर इज 2 टर्म्स, ये याद रखिएगा, 2 फ्रेज हैं आपके पास, इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है ना, ऑफ द लॉ, विच इंप्लाइज, ठीक है। ये 2 जो फ्रेज है आपके लिए, दोनों ही फ्रेज आपको समझना जरूरी है। एक आपके पास नेगेटिव कॉनोटेशन में है और एक आपका पॉजिटिव कॉनोटेशन में है। इन दोनों की चर्चा भी हम लोग करेंगे। एक सकारात्मक तत्व है, एक नकारात्मक तत्व है, ठीक है ना। इन दोनों की चर्चा भी हम लोग करते हैं। क्या है? सो इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इसका मतलब क्या है कि नो वन इज अबव द लॉ, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, एवरी सिटीजन इज सब्जेक्ट टू द सेम लॉज
and same treatment and no one can legally claim any special treatment or privilege on any of the ground। ठीक है ना, इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी व्यक्ति एक तो कानून से ऊपर नहीं है, ठीक है, कानून के नीचे हर कोई है, यानी कि हर कोई कानून की नजर में क्या है, बराबर है। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि प्रत्येक नागरिक को एक ही कानून और एक ही उपचार के अधीन उपचार का अधिकार है और कोई भी कानूनी रूप से किसी भी आधार पर किसी विशेष उपचार या विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता कि हमें क्या मिलना चाहिए, ये अधिकार, विशेषाधिकार मिलना चाहिए। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं, इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। कुछ संवैधानिक जो है सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जिसके अंदर कुछ जो है इम्यूनिटी दिया गया है, कुछ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है जो इस अनुच्छेद का क्या करता है, उल्लंघन माना जाता है। अनुच्छेद 39C और B के अंतर्गत भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, वो भी थोड़ा सा इसमें हमें डिस्कस करना होगा, वो भी इसका उल्लंघन माना जाता है जो कि अपवाद स्वरूप हम इसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसके अपवाद क्या क्या है। पहली बात तो आप समझ गए कि अनुच्छेद 14 से ही दो चीजें एमानेट होती हैं, निकलती हैं। पहली बात तो ये इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है ना, सो कानून के समक्ष समानता का अधिकार और कानून का समान संरक्षण, ये दोनों ही बातें लिखी गई हैं। कानून के समक्ष समानता का अधिकार और कानून का समान संरक्षण, मैंने आपको पहले भी ये पढ़ा रखा है। ठीक है, अब इन दोनों को और भी डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी चर्चा और थोड़ा डिटेल में हम लोग कर लें। आ जाइए। एक मिनट। देखिए साहब, अब हम पहले बात करते हैं रूल ऑफ लॉ के बारे में, कानून के शासन के बारे में। रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, ये नियम नहीं होगा, यहां शासन होगा। कानून का शासन इज द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। बिल्कुल बात सही है कि ये क्या है, इंडियन डेमोक्रेसी का ये फाउंडेशन है। ये क्या कहता है, दैट स्टेट द लॉज अप्लाई इन द सेम मैनर इन टू ऑल इररेस्पेक्टिव ऑफ अ पर्सन स्टेटस। यानी किसी भी व्यक्ति का कोई भी सामाजिक दर्जा क्यों ना हो, कोई भी स्टेटस क्यों ना हो, ठीक है ना, दे ऑल आर क्या है, इक्वल्स। ठीक है ना, दे ऑल आर इक्वल एंड दे आर इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। इसका मतलब क्या है कि कानून के शासन के अंतर्गत जो कानून का शासन है वो भारतीय लोकतंत्र की नींव है, कहीं से कोई दो राय नहीं है, जिसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति की स्थिति के बावजूद, कोई भी स्थिति उसकी क्यों ना हो, ठीक है ना, सामाजिक स्थिति कोई भी ना हो, कानून सभी के लिए समान तरीके से लागू होता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि हर किसी के लिए, क्रिमिनल आप देखेंगे सीआरपीसी हर किसी के लिए इक्वल ही क्या होता है, अवेलेबल है। ठीक है ना, हर किसी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करता है। दूसरी बात क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि जो कानून के समक्ष अधिकार है आपका, ये समानता का अधिकार है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये क्या करता है, प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, विच इज अ नेगेटिव कंसेप्ट, एक नकारात्मक कंसेप्ट है। हिंदी में क्या है, कानून के समक्ष समानता भेदभाव को रोकती है। ठीक है, जो एक नकारात्मक अवधारणा है। ठीक है, नकारात्मक अवधारणा है, कैसे, इसकी चर्चा भी करेंगे। The concept of equal protection of the law requires the state to give special treatment to persons in different situations in order to establish equality amongst the law, amongst all. It is positive in character. और जो equal protection of the law है, जो equal protection of the law है, ये क्या है, ये है आपका पॉजिटिव इन कैरेक्टर। ठीक है, पॉजिटिव इन कैरेक्टर। ठीक है, क्या क्यों नहीं रहा सर, कानून के समक्ष जो समानता है वो भेदभाव को रोकती है, जो कि नकारात्मक अवधारणा है। जबकि कानून का समान संरक्षण की जो बात की जाती है, ये क्या है, सभी के बीच में समानता स्थापित करता है। ठीक है ना, सभी के बीच में समानता स्थापित करता है। कैसे करता है ये भी बात करेंगे। इसलिए चरित्र में क्या होता है, ये सकारात्मक है। इसलिए इसके लिए आवश्यक है कि जो इसका एक करोलरी है कि सभी समानों का समान रूप से व्यवहार किया जाए, जबकि संयुक्त राष्ट्र के बराबर के लोगों में असमान व्यवहार किया जाएगा। इंग्लिश में देख लेते क्या है,
it is positive in character. Therefore, the necessary corollary to this would be that equals would be treated equally. ठीक है ना, यानी कि जो एक जैसे हैं उन सबों का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, इक्वली होना चाहिए। मेरी बात समझिए, रिजर्वेशन के पीछे का बहुत बड़ा ये कंसेप्ट है, इसको समझिए, रखिएगा कि अगर इक्वल्स हैं वुड बी ट्रीटेड इक्वली, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में बात हो रही है। सो इक्वल्स वुड बी ट्रीटेड इक्वली, यानी कि जो समान है उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, ठीक है, और जो अनइक्वल्स हैं वुड हैव टू बी ट्रीटेड अनइक्वली, ठीक है ना। इसी वजह से आप देखेंगे क्या कि समाज में के विकास में की प्रक्रिया में जो लोग पीछे छूट चुके हैं, जिनके अंदर पिछड़ापन है, सरकार क्या करती है, पॉजिटिवली डिस्क्रिमिनेट करती है, सकारात्मक भेदभाव करती है, जिसको कि हम लोग रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं, और लोगों को क्या करती है, जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं उनके बराबर लाने की कोशिश करती है। इसका मतलब ये हो गया, सो इक्वल वुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स वुड बी ट्रीटेड अनइक्वली, ठीक है। इसका मतलब यही है, यहां से कंसेप्ट ये निकल करके आता है, जो समाज के विकास की प्रक्रिया में पीछे छूट गए हैं उनको भी आगे लाने के लिए, उनको भी अग्रिम पंक्ति में लाने के लिए आपको क्या करना है, आपको इनको अनइक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। यानी कि जो लोगों को राइट्स मिलता है उनसे ज्यादा इनको आपको देना पड़ेगा, ताकि ये क्या करें, समाज के विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकें और राष्ट्र निर्माण में अपना जो है योगदान दे सकें, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है साहब। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट आइए, हम लोग चर्चा करते हैं, फटाफट इसको कंक्लूड करें आज हम लोग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा क्या है, आप देखेंगे क्या कि हमारे पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और कुछ डिप्लोमेटिक एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, ठीक है। अब ये अपवाद आपको आर्टिकल्स के साथ याद रखना होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है पहला, आर्टिकल 361, ये क्या करता है, ये कुछ इम्यूनिटी प्रदान करता है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है, किसको, राष्ट्रपति को और गवर्नर को। अब जानते हैं कि राष्ट्रपति और गवर्नर अगर अपने पद पे हैं तो उनको कुछ इम्यूनिटी मिला हुआ है, ठीक है, जिसकी चर्चा हम लोग राष्ट्रपति में करेंगे। तो ये इसका अपवाद है, यानी कि इनको डिफरेंट स्टेटस प्रोवाइड करता है, कुछ डिफरेंट राइट्स दे देते हैं, ठीक है ना। आर्टिकल 361 प्रोवाइड सर्टेन इम्यूनिटी टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। एक तो ये हो गया, ये एक्सेप्शन है, इम्यूनिटी। आपकी चर्चा मैंने इसके ऊपर मैंने कई चर्चा कर रखी है, और फिर से मैं चर्चा करूंगा जब प्रेसिडेंट और गवर्नर में आएंगे तब, ठीक है। फिलहाल आप एक्सेप्शन के रूप में आर्टिकल 361 दैट गिव्स और दैट्स प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्रतिरक्षा कुछ प्रदान किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरी बात, आर्टिकल 361A अनुच्छेद 361 क्या कहता है कि कोई भी, जैसे पत्रकार वगैरह हैं, कोई भी व्यक्ति विशेष है, फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, तो अगर मान लेते हैं कि कोई भी, अगर संसद में, राज्य विधानमंडल में अगर कोई भी बात वहां कही गई है, ठीक है, और उसका वो सही प्रतिरूपण यानी कि उसको रेप्लिकेट करता है, ठीक है ना, अगर किसी न्यूज़पेपर में, किसी रेडियो पे, तो इस बात के लिए उसके ऊपर कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलेगा, ठीक है ना। ये व्यक्ति विशेष की स्वतंत्रता का यहाँ पर ये किया गया, को रेस्टोर करने की बात की गई। सो आर्टिकल 361A प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन शैल बी लायबल टू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट फॉर पब्लिशिंग अ ट्रू रिपोर्ट of proceedings of any house of the parliament or state legislature in newspaper, radio, television, etc. और any social media channels, कहीं भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर हिंदी में भी यही है, अनुच्छेद 361A आपको ध्यान में रखना है। यह प्रदान करता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अदालत में किसी भी नागरिक या आपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। संसद या राज्य के किसी भी सदन की कार्रवाई की सच्ची रिपोर्ट समाचार पत्र, रेडियो आदि में प्रकाशित कर सकता है, ठीक है। इस आधार पे उनके साथ कोई भी क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, कोई भी उनको पनिश नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए, ये बात हो गई। नेक्स्ट आ जाइए साहब, नेक्स्ट देखिए साहब क्या है, नेक्स्ट जो आपको ध्यान में रखना है वो क्या है साहब, आर्टिकल 105 इट प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट फॉर एनीथिंग सेड और वोट इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और एनी कमिटी ऑन एनी ऑफ इट्स कमिटी। इसका मतलब कोई भी सांसद, ठीक है ना, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस बार, क्योंकि आप जानते हैं
कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस, इसके ऊपर मैंने स्पेशल सेशन भी आपका लिया हुआ है, आपको याद अगर होगा तो, असंवैधानिक भाषा का प्रयोग के लिए। तो खैर अभी 105 में यह कहा गया है कि कोई भी अगर सांसद है, अगर विधान की प्रक्रिया के समय यानी कि सदन के किसी भी सदन के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में अगर कुछ भी कहते हैं या किसी बात पे अपना वोट करते हैं, विधेयक पे वोट करते हैं या किसी मसले पे वोट अगर करते हैं, प्रस्ताव पे वोट अगर करते हैं, या संसद के किसी भी सदन की कमेटी में, लोकसभा की अपनी कमेटी होती है, राज्यसभा की अपनी कमेटी होती है, उसमें कुछ भी कहते हैं या वोट करते हैं, तो इस बात के लिए उनको किसी भी कोर्ट में क्या किया जाएगा, उनको कन्विक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जो आपके क्या होते हैं, लोकसभा की जो लेजिस्लेटिव बिजनेस होती है, ठीक है ना, उसके अपने कुछ रेगुलेशंस हैं जिसके ऊपर चर्चा हम लोगों ने कर रखी है अन पार्लियामेंट्री लैंग्वेजेस में। ठीक है ना, तो ये उसके अपवाद के रूप में आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को डिफेम कर देंगे, कुछ वहां पे एंटी नेशनल जो है सो वो बातें रेज करेंगे, ठीक है ना, कोई एंटी नेशनल सेंटिमेंट को आप क्रिएट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। कोई टेररिस्ट एक्टिविटी या किसी को डिफेम करने की कोशिश ये आप करने की कोशिश नहीं कर सकते। सो 105 क्या करता है, आपके बोलने और आपके किसी बिल के ऊपर में या किसी प्रस्ताव के ऊपर वोट करने के लिए आपको क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर भी क्या है, लॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि पार्लियामेंट जो है सो आपके जहां आपको ये कंट्रोल किया जाता है। ठीक है ना, सो अन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज मैंने इसके बारे में चर्चा कर भी रखी है। उसी तरीके से ये आर्टिकल 105 हो गया, 105 हो गया सांसदों के लिए। इसी तरीके से अनुच्छेद 194 जो बात करता है वो राज्य विधानमंडल के सदस्यों के बारे में बात करता है। ठीक है, यानी कि विधानसभा का कोई सदस्य या विधान परिषद का कोई भी सदस्य, ठीक है, अगर किसी भी सदन में अगर कुछ भी बोलता है, किसी विधेयक पे अगर वोट करता है, तो इस बात के लिए उसको किसी भी कोर्ट में क्या किया जाएगा, उसको लाया नहीं जा सकता। फिर यहाँ भी क्या है, इसके एक्सेप्शंस हैं कि आप ऐसे किसी बात को नहीं बोलेंगे जिसे कोई डिफेम हो या संसद की गरिमा गिरे, पार्लियामेंट्री जो है अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे। ये तमाम बातें हैं जो यहाँ भी इसके एक्सेप्शंस में आते हैं। ठीक है, अब नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान में रखना होगा, जो को डीपीएसपी के साथ रिलेशन में आपको फंडामेंटल राइट में पढ़ना होता है। ठीक है ना, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो आप इस बात को ध्यान से समझिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 31C क्या कहता है, इज एन एक्सेप्शन ऑफ टू आर्टिकल 14, यानी जो आपके पास साहब अनुच्छेद 31C है वो अनुच्छेद 14 का क्या है, अपवाद है। ठीक है ना, ये क्या कहता है, इट प्रोवाइड्स दैट लॉज मेड बाय द स्टेट फॉर इंप्लीमेंटिंग द डीपीएसपी contained in clause B and clause C of article 39 cannot be challenged on any ground that they violate article 14। ठीक है ना, अगर मान लेते हैं अनुच्छेद 31C क्या कहता है कि अगर अनुच्छेद 39, आप जानते हैं कि 36 से लेकर 51 तक, यानी आर्टिकल 36 to 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। ठीक है ना, अगर इसी के अंतर्गत डीपीएसपी के अंतर्गत एक आर्टिकल आपके पास है आर्टिकल 39, अगर इसके अंतर्गत 39 के अंतर्गत कई आपके सब आर्टिकल्स हैं जैसे 39B और C के ऊपर अगर कभी कोई कानून बनाता है, ठीक है ना, कोई भी कानून बनाता है, ठीक है ना, कानून को बनाया जाता है, तो अगर इससे कोई भी अगर फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होता है तो इस आधार पर उसको चुनौती नहीं दी जा सकती कि आर्टिकल ये जो है सो फंडामेंटल राइट का क्या करता है, वायलेशन करता है। सो 31C इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14। इट प्रोवाइड्स दैट द लॉज मेड बाय द स्टेट फॉर इंप्लीमेंटिंग द डीपीएसपी कंटेन्ड इन क्लॉज B and C ऑफ आर्टिकल 39 cannot be challenged on the ground that they violate article 14। ठीक है, सो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दिए गए मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन कभी होता है, कानून के समक्ष समानता का अधिकार की बात करता है, कानून का समान संरक्षण के बारे में बात करता है, तो अगर आर्टिकल 39B और C जो डीपीएसपी में आता है उसके ऊपर सरकार ने कोई कानून अगर बना दिया और अगर वो अनुच्छेद 14 के विरुद्ध अगर जाता है, तो इस बात के लिए अनुच्छेद B और C के अंतर्गत बनाए गए कानून को चुनौती नहीं दी जा सकती। अब आपके लिए यह जरूरी है कि अनुच्छेद 39B और C कहता क्या है, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है ना, सो इसको बाद देखते हैं, यह भी आपको समझ के रखना है। एक मिनट,
थोड़े से टेक्निकल इश्यूज थी, बोर्ड हैंग हो रहा था, इसलिए थोड़ा सा रुकना पड़ा था। तो ये मैं कह रहा था कि आर्टिकल 39B(c) जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है, अगर उसके अंदर कोई भी कानून अगर बना उसके ऊपर कोई भी कानून अगर बनाया जाता है सरकार के द्वारा, तो ये आर्टिकल 14 के अंतर्गत जो इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कंसेप्ट है, उसका ये वायलेशन नहीं माना जाएगा। दैट इज इनसाइड आर्टिकल 31C। यानी ये बात खुद फंडामेंटल राइट के अंदर कह दी गई है आर्टिकल 31C के माध्यम से कि अगर कुछ ऐसे डीपीएसपी हैं जिसको वरीयता प्राप्त है फंडामेंटल राइट के ऊपर में, सो देयर आर सर्टेन डीपीएसपी on that has an upper hand over the fundamental rights। ठीक है, तो अब हमें ये जानना भी जरूरी होगा कि आर्टिकल 39B क्या कहता है, आर्टिकल 39C क्या कहता है, what is inside these two articles। ठीक है, 39B क्या कहता है इसको देखते हैं, पहले हिंदी में देख लीजिए आप लोग। इसमें क्या कहता है कि समुदाय के भौतिक संसाधन, यानी कि सोसाइटी का कोई भी अगर रिसोर्स है, भौतिक संसाधन समझ रहे हैं, हवा, पानी, माइंस, मिनरल्स एंड एवरीथिंग, ठीक है ना, जो सोशलिस्ट आइडियल्स है आपका, सो जो भी भौतिक संसाधन का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो सके। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि जो कुछ भी सोसाइटी के अंदर रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, उन सबों का इस तरीके से यूटिलाइजेशन होना चाहिए ताकि वो हर किसी के लिए इक्वली अवेलेबल हो सके। ठीक है, सिंपल एंड स्ट्रेट वर्ड्स में ये है। तो अगर इसके ऊपर अगर कोई कानून अगर सरकार अगर बनाती है, चाहे वो क्या करे, कोई गवर्नमेंट रेजोल्यूशन से बनाया जाए या फिर आपके पार्लियामेंट्री लॉ के द्वारा बनाया जाए या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा कानून बनाया जाए, तो इस बात के लिए उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा कि आर्टिकल 14 का ये उल्लंघन हो रहा है। ये खुद फंडामेंटल राइट के अंतर्गत 31C के अंतर्गत कोट किया गया है। ठीक है, दूसरी बात 39C क्या कहता है, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से चले जिसे धन और उत्पादन संसाधन का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। मैंने आपको पहले बता रखा था कि सोशलिस्ट आइडियल्स क्या है, ठीक है ना, कि उत्पादन के जितने भी साधन है यानी कि मीन्स जितने भी हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, उन सबों का क्या होना चाहिए, सर्वसाधारण के लिए क्या है, यानी कि जो कॉमन पीपल हैं उनके लिए ऐसा उनका रिडिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए जिससे कोई भी अनइक्वल फील ना कर सके। ठीक है ना, सो दैट इज इनसाइड दिस आर्टिकल 39B। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी, अहितकारी दैट इज नॉट अगेंस्ट यू, संकेंद्रण का मतलब होता है दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ योर वेल्थ, ठीक है, ना हो सके। सो व्हाट इट सेज इन इंग्लिश, आर्टिकल 39B सेज दैट द ओनरशिप एंड द कंट्रोल ऑफ the material resources of the community are so distributed as best to serve the common good। ठीक है ना, सो इसको क्या करना चाहिए, to serve the common good होना चाहिए। इस लाइन को याद रख लीजिए, ये सारे वर्ड्स आपके मेंस में भी काम आने वाले हैं अगर आप ऐसा लिखते हैं तो। ठीक है ना, सो these are certain phrases that you should keep in your mind always while writing your mains। ठीक है, it means the resources of the community would not be given to any private person, it would be used in a way so that it can serve the society and the people in the best way। ठीक है, सो ये बात कही है। सो दैट इज अ पॉजिटिव कनोटेशन। अगर इसके ऊपर में कानून अगर कोई सरकार अगर बनाती है तो कहीं से भी आर्टिकल 14 का ये उल्लंघन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 39C रीड्स लाइक दिस, क्या कहता है ये, The state shall in particular direct its policy towards securing that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment। ठीक है ना, so this is inside article 39C and I believe you could understand both the article 39B and C, that is very very important for the development of your society and for the development of an individual, and what is the interest or what is the objective of the fundamental rights just to ensure all round development of a person। so मैं यही कह रहा था कि 39B और C को अगर आप देखें तो ये आप देखेंगे क्या कि किसी व्यक्ति विकास के क्या है, संपूर्ण विकास के लिए जरूरी है, समुदाय के संपूर्ण विकास के लिए जरूरी है। इसके ऊपर अगर कोई भी कानून अगर सरकार बनाती है तो कहीं से भी अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो बातें कही हैं उसका ये उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है, आ जाइए साहब, नेक्स्ट हम लोग देख लें। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, तो उसी एक्सेप्शन में हमने एक बात किया था आर्टिकल 31C एक्सेप्शन है आपके आर्टिकल 14 के। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसके अलावा भी कोई एक्सेप्शन है। हाँ, कुछ एक्सेप्शन ऐसे भी हैं यूएनओ को लेकर के हैं, कुछ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज भी हैं। ठीक है, उसकी चर्चा भी हम लोग कर लें। देखिए, डिप्लोमैट्स इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स। जो डिप्लोमैट्स होते हैं, आप लोग भी किसी दिन डिप्लोमैट बनेंगे, यूपीएससी क्लियर करेंगे, अगर आप इंडियन फॉरेन सर्विस में आते हैं तो यू वुड बी अ डिप्लोमैट। ठीक है ना, तो आप क्या होंगे, डिप्लोमैट होंगे। तो डिप्लोमैट को भी कोई दूसरे कंट्री का भी कोई अगर फॉरेन सर्विस का कोई व्यक्ति अगर यहाँ है तो उसको भी सर्टेन इम्यूनिटी मिला हुआ है यहाँ के क्रिमिनल और सिविल लॉ से, प्रोसीडिंग्स है। ठीक है, इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स एजेंसीज एंजॉय सर्टेन इम्यूनिटीज। ठीक है ना, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है और इसकी जो संस्थाएं हैं उनको भी सर्टेन इम्यूनिटीज मिला हुआ है। तो आप प्लीज इसको भी प्लीज ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ब्यूटीफुल थिंग जो मुझे लगता है अनअकैडमी पे अगर मैं एक स्टूडेंट होता और मैं ढूंढता तो मैं जो लाइव क्लासेस दिख ही रही हैं वो तो है ही, क्विजेस भी है, टेस्ट सीरीज भी, जो पढ़ा उसका टेस्ट सीरीज है, क्विजेस है। आपको बता दूं कि फ्री क्विजेस भी अपने पास हैं जो कि आप देखेंगे कि स्पेशल क्लासेस के माध्यम से आपको लिया भी जाता है। ठीक है ना, फ्री
ये क्लासेस भी वहां पे अवेलेबल है, ना केवल पेड सब्सक्रिप्शन बल्कि फ्री की चीजें भी है। तो फ्री में भी आपके पास पढ़ने के कई ऑप्शंस हैं और पेड भी वर्जन है आपके पास अवेलेबल, बट यू हैव टू ऑप्ट, यू हैव टू चूज सर्स एंड मैम्स, ठीक है। सो टेस्ट सीरीज भी है, क्विजेस भी हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस। और इसकी जानते हैं खासियत क्या है, आफ्टर एवरी 3 क्लास, जो क्लास कोर्स स्ट्रक्चर क्या था ना, आफ्टर एवरी 3 क्लास देयर इज अ डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग स्टेशन। सो दिस इज द 4th क्लास, ठीक है। अगेन 5th, 6th एंड 7th, यानी कि जो फिर से 3rd 3 क्लास के बाद होगा डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, वो भी डेडिकेटेड, राइट सर। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, राइट। सो आपको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, इसे फिर सर इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करेंगे तो आपको फिर प्लस के लिए आना होगा, सर प्लस के बाद आइए यूपीएससी सीएससी में सर, देन गेट सब्सक्रिप्शन के लिए जाएं। गेट सब्सक्रिप्शन हो गया सर, फिर आपके पास पूरा का पूरा प्लान आएगा। ये अब जीएस का प्लान आएगा, आपके पास ऑप्शनल का प्लान आएगा। आप जिस भी कोर्स में लेना चाहें आप दोनों इकट्ठा ले सकते हैं, अलग अलग ले सकते हैं, जैसे भी आपको लगता है कि अगर आपको लेना है, ठीक है। जैसे कि अगर आप 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कम से कम मैं कहूंगा कि 1 साल का लीजिए, 2000 के लिए 22 के लिए कर रहे हैं यानी कि आप 2 साल का लीजिए, 2022 वाले लोग जो 2023 के लिए कर रहे हैं आप भी से मौका है, एकदम बिना किसी प्रेशर का पढ़िए। सो 90,000 to 72,000 49,500, लेकिन आपको इतना पे नहीं करना है। आपके लिए पवन 10, पवन सर का कोड है ना, दिस इज कॉल्ड पवन 10, इसको अप्लाई कीजिए एंड यू विल गेट 10% ऑफ डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सो आपका जो 1 साल का कोर्स देखना 49,500 का, इट विल बिकम 44,500। 3 साल के लिए 90,000 का है, पवन 10 अप्लाई करेंगे, आपको पे करना है कितना, 81,000 वाले, ठीक है। फिर आगे आप बढ़ेंगे। इसी तरीके से आपके पास ऑप्शनल के लिए भी प्रोविजन है, किसी भी कोर्स में आपको जाना है, किसी भी कोर्स के लिए, यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, नेट, नीट, जेई, कुछ भी आप करना चाहते हैं, यूजीसी, तो आप पवन 10 के कोड को अप्लाई करें। पवन 10 का कोड अप्लाई करेंगे, यू विल गेट 10% ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। एंड यूपीएससी में यू विल गेट माय पर्सनल क्या कहते हैं गाइडेंस एंड एवरीथिंग, राइट सर एंड मैम्स। उसके देखिए जो लोग चाहते हैं क्या है कि आप थोड़ा सा तैयारी थोड़ा सा प्रीमियम स्टाइल में करें, कि आपके पास हमेशा एक पर्सनल कोच होना चाहिए, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अनअकैडमी ने ये जो है सो डिजाइन कर रखा है फॉर पर्सनल कोचेस, फॉर दोज स्टूडेंट जिनको पर्सनल कोच चाहिए, पर्सनलाइज्ड फीडबैक चाहिए, तो आपको आइकॉनिक में मिलेगा, ठीक है। यहां भी आप पवन 10 का कोड अप्लाई करेंगे, और जो कोर्स फी है अनअकैडमी का, इसमें किसी भी कोर्स फी में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे 69,500 का है 1 ईयर का कोर्स, इट विल बिकम व्हाट 63,550 ओनली, ठीक है। अगर आप 2 साल में जाते हैं तो 1,07,000 का, इट विल बिकम 96,300। 3 साल के लिए जाते हैं 1,41,000 का है, इट विल बिकम व्हाट 1,26,000। सो इट इज योर चॉइस, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। क्योंकि आप जानते हैं ना कि अगर आप क्लास करते हैं, ठीक है ना, आप अगर प्रिपरेशन करते हैं तो आपको आपकी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो एज पर योर रिक्वायरमेंट्स यू कैन गो फॉर एनीथिंग सर्स एंड मैम्स, ठीक है ना। सो इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, व्हाट इज योर डिमांड, ठीक है ना। एंड एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड डिमांड यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है सर। सो दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन से, जो लोग भी आप रहना चाहते हैं, मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, पवन 10 का कोड पर्सनल गाइडेंस में, अगर आपको लगता है कि टाइम थमता जा रहा है और टाइम बाउंड मैनर में हमें एग्जामिनेशन से पहले सारी चीजें कवर अप करनी है, रिवीजन करना है, मॉक इंटरव्यूज देने हैं, फिर पीटी का देना है, सारी चीजें आपको देनी है टाइम बाउंड मैनर में, अप्रोच के साथ अगर आपको चीजें करनी है, आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से सारी चीजें आपको चाहिए यहाँ पे, जो कि यूपीएससी के अकॉर्डिंग हो, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड, दिस इज कॉल्ड पवन 10, जहां आप मुझे पाएंगे, पवन 10 का गाइडेंस पाएंगे, मेंटरशिप पाएंगे, राइट सर्स एंड मैम्स।